चलिए, आज का जो पहला जो टॉपिक है उसमें आज हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे और पेन ट्रेड क्या है। अ, एक एक टर्म मैं यूज़ करूँगा आगे से जिसको मैं कहूँगा पेन ट्रेड। पेन का मतलब आप लोगों को पता होगा। पेन का मतलब होता है दर्द, दर्द भरा ट्रेड। तो ये दर्द भरा ट्रेड क्या होता है, उसको हम जानेंगे, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ 2 टॉपिक हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन किसे कहते हैं और पेन ट्रेड क्या है। और आज का जो क्लास है उसके बाद में आप कम से कम प्राइस एक्शन क्या है इसका डेफिनिशन आप समझ जाएँगे। प्राइस एक्शन का जो बेसिक डेफिनिशन है आप लोग ये कहेंगे कि प्राइस के बिहेवियर को प्राइस एक्शन कहेंगे। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे और फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे, तो एग्ज़ैक्टली प्राइस एक्शन किसको कहते हैं, वो मैं समझाने की यहाँ कोशिश करूँगा और ये बताऊँगा उसके बाद कि पेन ट्रेड क्या होता है। तो प्राइस एक्शन का जो डेफिनिशन होता है जो परिभाषा होती है, वो यही है कि कोई भी प्राइस के मूवमेंट को जब प्राइस मूव करती है, ऊपर-नीचे जाती है, तो उसको जब आप रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो उसको प्राइस एक्शन कहते हैं। जैसे कि ये चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट में क्या है ख़ासियत कि ये यहाँ स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो ऊपर-नीचे चार्ट कर रहा है, ट्रेडिंग रेंज बना रहा है। तो इस तो प्राइस एक्शन एग्ज़ैक्टली किसको कहेंगे? प्राइस के मूवमेंट को प्राइस एक्शन कहते हैं और वो प्राइस एक्शन वैलिड होता है एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए। जैसे कई बार आपको कुछ लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि रियल एस्टेट में बेयर मार्केट आने वाला है, यानी कि रियल एस्टेट रुकने वाला है, ये उनको पहले से पता था। तो वो लोग इस चीज़ को कैसे पता करते हैं? वो लोग रियल एस्टेट का जो सेल चल रहा है आजकल, जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ है पिछले 10 साल में, उसको वो लोग एक चार्ट पे डालते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं, तो वो बताते हैं कि रियल एस्टेट का मार्केट अब डाउन जाने वाला है। तो जो प्राइस एक्शन होता है वो कोई भी ट्रेडिंग हो, चाहे वो रियल एस्टेट की ट्रेडिंग हो, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स की हो, कमोडिटी की हो, कैटल्स की हो या फिर मौसम की हो। आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे एक बात मैं खुद से अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि जो मौसम होता है उसका भी एक्शन होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए आप बड़े बुजुर्ग से आप लोग सुनेंगे कि हर 5 साल के बाद छठा साल अगर कोई ऐसा आता है जिसमें बहुत तेज़ बारिश होती है या कोई पर्टिकुलर साल के बाद में कोई ऐसा साल आता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसा आप सुनने में आपको मिलता है, तो उसका भी एक साइकिल होता है। तो वैसे ही प्राइस एक्शन का भी एक साइकिल होता है और अ, और जब प्राइस एक्शन को जब आप रीड करेंगे तो वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए वो वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन सिर्फ निफ्टी के चार्ट में वैलिड होता है या फॉरेक्स के चार्ट में वैलिड होता है। प्राइस एक्शन हर उस चीज़ में वैलिड होता है, हर उस इंस्ट्रूमेंट में वैलिड होता है जिसकी खरीद-बिक्री होती है। ठीक है? और दूसरी बात क्या है कि प्राइस एक्शन जो है उसको रीड आप किसी भी तरह के चार्ट में कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में कर सकते हैं, टिक चार्ट में कर कर सकते हैं, लाइन चार्ट में कर सकते हैं, काइगी में कर सकते हैं, हैकेनाशी में कर सकते हैं। जितने भी तरह का चार्ट होता है, हर तरह के चार्ट में आप प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हैं और किसी भी टाइम फ्रेम में आप जो है प्राइस एक्शन को जो है आप रीड कर सकते हैं और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अभी बताऊँ इस स्क्रीन पे ये चार्ट लगा हुआ है, ना ही तो इस चार्ट का नाम है, ना ही ये टाइम फ्रेम लिखा हुआ है कि किस टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। तो आपके लिए ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन से टाइम फ्रेम का है। इनफैक्ट इम्पॉसिबल है बताना कि कौन से टाइम फ्रेम का ये चार्ट है और किस इंस्ट्रूमेंट का ये चार्ट है। तो अगर मैं कहूँ कि ये 5 मिनट्स का चार्ट है या फिर 1 मंथ का चार्ट है, 1 वीक का चार्ट है, आपको ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अगर ये 5 मिनट का चार्ट है तो आपको पता है कि यहाँ पे प्राइस रुक रहा है तो यहाँ पे सेल आप कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त जो है एक बुल ट्रेंड है उसके बाद L2 शॉर्ट, लो टू शॉर्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो अगर 5 मिनट का चार्ट है तभी भी सेल करेंगे, 1 डे का चार्ट है तभी भी आप सेल करेंगे, राइट? तो जो प्राइस एक्शन होता है वो उसका टाइम फ्रेम से कोई लेना-देना नहीं है कि किस टाइम फ्रेम का चार्ट है। उसको रीड करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है और किसी भी चार्ट में आप प्राइस एक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको प्राइस एक्शन की समझ आपको आ गई, तो आप अपने अपने सुविधा के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। आप ये कहेंगे कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो आप क्या करेंगे 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। आप अगर ये कहेंगे कि मैं दिन में सिर्फ़ एक बार ही चार्ट को देख सकता हूँ, मैं इतना बिज़ी हूँ, तो आप 1 डे का
का टाइम फ्रेम में चार्ट लगा लेंगे और जो आपको ठीक लगेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से उसमें आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो प्राइस एक्शन जानना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा गुण है, एक बहुत बड़ा जो है एक एबिलिटी है। अगर वो आपको आ गया तो आप कहीं भी बैठकर किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स जब टाइम फ्रेम अगर बड़ा होगा तो थोड़ा-सा स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा और टेक प्रॉफिट भी बड़ा होगा। छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस का जो जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो छोटा लॉस होगा, जब प्रॉफिट भी हिट होगा तो छोटा प्रॉफिट होगा। अब प्राइस एक्शन आप ये कहेंगे कि प्राइस एक्शन जो है अभी तो आप चार्ट पर देख लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर देख लेते हैं, MT4 के चार्ट पर देख लेते हैं। 50 साल पहले चार्ट को कैसे देखते थे लोग? तो इसके इस टॉपिक को मैंने थोड़ा-सा सिर्फ लिख दिया है, इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ एक वर्ड में बता देता हूँ कि पहले जो है ना टेप आते थे। 50 साल पहले जो है लोग प्राइस एक्शन को कैसे रीड करते थे, तो एक मशीन आती थी जिसको टिकर टेप कहते थे और वो बहुत ही महँगी मिलती थी, वो सबके पास नहीं होती थी। जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग काम करते थे उन्हीं के पास होती थी, जो बड़े ट्रेडर्स होते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके पास में होती थी और वो टेप को रीड करते थे। आप पहले ज़माने की अगर कोई मूवी देखेंगे जिसमें स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बताया गया है, आज से 30-40 साल, 50 साल पहले की मूवी, तो उसमें जो है वो लोग देखेंगे कि टेप खोलकर बैठे हुए लोग और टेप को रीड कर रहे हैं, ठीक है? एनीवेज़ ये हमारे जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो है सिर्फ़ आप ये जानेंगे कि प्राइस एक्शन को पढ़ने के लिए कोई अलग तरीका नहीं होता है। हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को चाहे वो फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, यूएस का मार्केट हो, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट हो, सबको पढ़ने का तरीका सेम है। आप किसी भी चार्ट में प्राइस एक्शन को लगा सकते हैं, कैंडलस्टिक, लाइन, काइगी, हाइकेनाशी जितने तरह का चार्ट जानते हैं, सब में लगा सकते हैं और टाइम फ्रेम से कोई लेना-देना नहीं है प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन और किसको कहते हैं, जैसे एग्जांपल जहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि एक टिक चार्ट होता है, वो टिक चार्ट आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, वो टिक चार्ट को दिखाते हैं। तो उसमें टिक चार्ट को क्या दिखाते हैं, उसमें वो प्राइस के हर छोटे से छोटे मूवमेंट को टिक चार्ट में नोट किया जाता है। जैसे 1 पैसे का मूवमेंट भी अगर होगा, तो उसमें टिक चार्ट में नोट किया जाता है। तो एग्जांपल लीजिए, ये कैंडल चार्ट नहीं है, ये टिक चार्ट है। लेकिन इस टिक चार्ट में भी आप प्राइस एक्शन को ईज़िली पढ़ सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है और उसके बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का एरिया है, फिर मार्केट नीचे गई है। यहाँ पे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे गई है, यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। अब ये कैंडल स्टिक तो नहीं है, ये टिक चार्ट है, लेकिन फिर भी इसमें आप प्राइस एक्शन को ईज़िली रीड कर सकते हैं। तो जो प्राइस है, वो हर सेकंड चेंज होते रहता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो जो हर एक-एक रुपए, एक-एक पैसे का जो चेंज होता है, वो प्राइस एक्शन का एक हिस्सा होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन ओवरऑल जब बनता है, जब हर छोटे से छोटे मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है, उसको चार्ट पर उतारा जाता है, तब वो प्राइस एक्शन का एक पूरा बड़ा रूप बनता है। वैसे आपको जो है जब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे, बिल्कुल 5 सेकंड के टाइम फ्रेम में, 1 सेकंड के टाइम फ्रेम में, तभी भी प्राइस एक्शन को जो है पढ़ने का तरीका सेम होगा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जानना कि प्राइस एक्शन जब आप रीड करते हैं, तो उसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। मैंने इसमें टॉपिक का नाम दिया है कि जब आप प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, वहाँ पे सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। कैसे? ये मैं बताता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, ये चार्ट है, ठीक है? इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ को नकारना नहीं है कि चलो मैं जो है फिलहाल मुझे यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, यहाँ पे बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये कुछ होगा छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि जब एक-एक रुपए का जब प्राइस का मूवमेंट होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, निफ्टी को ₹1 मूव करने के लिए कम से कम जो है मिलियंस ऑफ डॉलर की ज़रूरत होती है, तब निफ्टी ₹1 मूव होता है। तो अगर आप निफ्टी के ₹1 के मूवमेंट को ये सोच रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है मिलियंस ऑफ डॉलर रुपए जो लगे हैं, एक निफ्टी को 1 पॉइंट ऊपर ले जाने के लिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब उनको समझ में नहीं आता है प्राइस का मूवमेंट, तो कहते हैं कि ये नॉइज़ है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ शुरू-शुरू में बहुत ही माइनर लगती है कि यार अब ये जो चीज़ है बहुत छोटी-सी बात है, चलो इसको जो है मैं जो है इग्नोर कर देता हूँ। वही जो है एक बहुत बड़े ट्रेड ट्रेड लेने का कारण बनती है। अभी अगले एग्ज़ाम्पल में हम इसको देखेंगे। अभी मैंने नॉइज़ की बात की कि नॉइज़ होता क्या है, तो नॉइज़ को जनरली लोग कहते हैं रैंडम मूव्स को। यहाँ पे मैंने मूवीज़ लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक है, रैंडम मूव यहाँ पे लिखना था।
तो नॉइज जनरली लोग कहते हैं, पता नहीं आप लोग बोलते हैं कि नहीं, लेकिन जो मार्केट में काफी दिनों से ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो बोले कि मार्केट में बहुत ज्यादा नॉइज है। तो उन लोगों के लिए, या जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा नॉइज है, तो मार्केट में 1 रुपए का मूवमेंट भी नॉइज नहीं होता है। अगर आपको कोई मूवमेंट समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में ये नॉइज है। ठीक है? मार्केट में 1-1 रुपए का जो मूवमेंट होता है, उसके होने की एक वजह होती है। और आपको एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ प्राइस एक्शन का जो स्टूडेंट आप हैं, तो आपको उस मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और उसके रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कह के छोड़ देना कि ये नॉइज़ है, ये अपने आप में आलसीपन को दिखाता है। तो 1-1 रुपए का जो मूवमेंट होता है, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। मार्केट में नॉइज़ कुछ भी नहीं होता है। जो लोग नॉइज़ कहते हैं, उनका वो सिर्फ़ वही लोग नॉइज़ कहते हैं मार्केट में, जब उनको मार्केट समझ में नहीं आती है तो। ठीक है? तो जब काफ़ी दिन हो जाएँगे आपको प्राइस एक्शन सीखते-सीखते, और आप काफ़ी, जब हम कम से कम 40-50 क्लास कर लेंगे, 40-50 क्लास के बाद में, आपको 1-1 रुपए का मूवमेंट समझ में आने लगेगा। तो यहाँ से मैं आपका जो है माइंड सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बैकग्राउंड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब आप प्राइस एक्शन आप रीड कर रहे हैं, तो 1-1 रुपए का जो मूवमेंट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। नॉइज़ कुछ भी नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि मार्केट में नॉइज़ है और समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो लोग इग्नोरेंट लोग होते हैं, वो लोग आलसी लोग होते हैं। ठीक है? तो जैसे कुछ लोग होते हैं, जो थोड़ा-सा अगर 1-2 रुपए का प्राइस ऊपर-नीचे हुआ है, तो वो कहें कि ये नॉइज़ है, इसको छोड़ दो। लेकिन बाद में पता चलता है कि वही 1-2 रुपए का जो मूवमेंट थोड़ा-सा डिस्टर्ब हुआ था, वही जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड लेने की वजह बनी। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है, ठीक है? तो जब ये 2 स्ट्रॉन्ग जो है बुल कैंडल दिखा, और तीसरा बुल कैंडल जब बना, इसकी क्लोजिंग भी अच्छी खासी है, तीनों कैंडल की बॉडी जो है वो बुल बॉडी है, ये बुल कैंडल है। तो यहाँ पे जो है, जो रैली है उसको कहेंगे बाय द क्लोज रैली। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब लगातार बुल कैंडल बनने लगते हैं, तो रोबोट्स होते हैं, जो ऑटो ट्रेडिंग वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो एल्गो ट्रेडिंग होती है, वो क्या करता है कि हर कैंडल का क्लोज जो है वो बाय करने लगते हैं। तो जैसे ही 2 बुल कैंडल बना, तीसरा बुल कैंडल बना, अब उनको लगा कि यार ये बाय द क्लोज की रैली शुरू हो गई, वो यहाँ पर बाइंग शुरू कर देते हैं। तो वो इस कैंडल के क्लोज पे बाय करेंगे। तो जो इस कैंडल के क्लोज पे बाय करेंगे, वो बड़े खुश होंगे कि इस कैंडल को देख के। फिर वो इस कैंडल के क्लोज को बाय करेंगे। लेकिन जो इस कैंडल के क्लोज को बाय करेंगे, वो इस कैंडल को, एक बेयर कैंडल को देखकर दुखी हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि जिसने यहाँ पे बाय किया था, वो तो खुश है कि अगला कैंडल भी बुल कैंडल बना, तो वो तो प्रॉफिट में है। लेकिन जो जिसने यहाँ पे बाय किया है, इसके क्लोज को बाय किया, और यहाँ पे इसके क्लोज को बाय करने की वजह क्या है? क्योंकि इस रैली को हम कहेंगे बाय द क्लोज बुल रैली। यानी कि हर कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे जो है बाय ऑर्डर एक्टिवेट हो रहा है, लोग बाय कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा, यहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि अगला कैंडल बेयर बन गया और फिर वो लॉस में चला गया। तो जैसे ही ये एक बेयर कैंडल बना और ये एक डोजी कैंडल बना, तो जहाँ पे जिसने भी यहाँ पे बाय किया है, वो समझ जाएगा कि बाय द क्लोज जो रैली चल रही थी अभी तक, वो रैली खत्म हो चुकी है। वो रैली बहुत छोटी रैली थी, वो रैली खत्म हो चुकी है, वो ट्रैप हो चुका है। तो वो क्या करेगा कि जिस प्राइस पे उसने जो है एंट्री की थी, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट लगा देगा, और जैसे ही प्राइस उसके कॉस्ट टू कॉस्ट आएगी, यहाँ पे जो आपको दिख रही है, वैसे ही वो एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे लिखा है मैंने कि बुल्स हु बॉट हाईएस्ट क्लोज आर नाउ डिसअपॉइंटेड बाय बियर कैंडल। जिसने यहाँ पे बाय किया था, वो इस कैंडल को देख के डिसअपॉइंट हो जाएगा, और वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के लिए अपना एग्जिट ऑर्डर बिल्कुल अपने बाय ऑर्डर पे लगा के रखेगा। तो अगली बार जब प्राइस यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा, वो ब्रेक इवन पर एग्जिट हो जाएगा। देखिए, यहाँ से प्राइस एक्शन के छोटे मोटे जो है वो यहाँ पे प्राइस एक्शन के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अब शुरू हो चुके हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ये सारे वो कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में फॉलो होते हैं, और ऐसे एल्गोरिदम चलता है। ठीक है? तो बड़े समझदारी से समझिएगा कि कभी भी अगर आपको बाय द क्लोज बुल रैली दिखे, और आप क्लोज पे बाय कर रहे हैं, यहाँ बाय किया, इस क्लोज पे बाय किया, किसी ने इस क्लोज पे बाय किया, इस क्लोज पे बाय किया, तो वो लोग बड़े खुश है। लेकिन जिसने इस क्लोज को बाय किया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, और जैसा फ्रस्ट्रेशन होगा, वो लॉस में नहीं जाएगा, वो कम से कम जो है, मार्केट दोबारा मौका देती है एग्जिट करने का। इस थ्योरी पे वो क्या करेगा कि जिस प्राइस पे उसने एंट्री की थी, उसी प्राइस पे वो क्या करेगा, एग्जिट प्राइस लगा देगा यहाँ पे। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, वो मार्केट से एग्जिट हो जाएगा ब्रेक इवन पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो एग्जिट कर जाएगा। तो जब यहाँ पे जब बुल एग्जिट कर रहा है, यानी कि बुल क्या कर रहा है, बुल सेलर बन गया, बुल सेल कर रहा है, और सेलर तो हमेशा सेलर रहता ही है।
तो इस इवेंट को, ये जो चीज यहाँ पे हो रही है, इस इवेंट को सेलर भी देख रहा है। तो सेलर को पता है कि यहाँ पे बुल सेल करेंगे, क्योंकि जिसने भी यहाँ पे बाय किया है बुल, वो यहाँ पे ब्रेक इवन जो है एग्जिट होगा, उनका जो है सेल ऑर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर एक बेयर कैंडल बननी शुरू होगी, बेयर को पता चल गया कि ठीक है अब बुल जो है गिव अप कर चुके हैं, तो बेयर यहाँ पे एंट्री लेंगे। और जैसे ही बेयर एंट्री लेंगे, उसके बाद क्या इंसिडेंट होगा कि बेयर जो है वो सेल करना शुरू करेंगे। तो बेयर कहाँ सेल करेंगे, यहाँ पे आपने अभी एग्जांपल देखा कि बुल बाई कर रहे हैं हर कैंडल के क्लोज पे, तो बेयर कहाँ सेल करेंगे, हर कैंडल के क्लोज पे अब बेयर सेल करना शुरू करेंगे। तो पहला सेलिंग यहाँ पे आएगी, इसके क्लोजिंग पे, दूसरी सेलिंग यहाँ पे आएगी, तीसरी सेलिंग फिर यहाँ पे भी आएगी, ये मिस है यहाँ पे भी एक सेलिंग आएगी। तो बेयर जो है सेल द क्लोज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोग म्यूट पे चले जाइए, कार बनैया कुछ है ये छोट मोट बना कोई म्यूट पे नहीं है। रवि शायद आप म्यूट पर नहीं है, तो आप म्यूट पे चले जाइए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप अनम्यूट होइएगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो है बाय द क्लोज बुल रैली चल रही है। यहाँ पे क्या होगा, जब सेलर आएंगे तो सेल द क्लोज शुरू करेंगे, बेयर रैली की शुरुआत करेंगे। तो जो सेलर होते हैं वो क्लोज प्राइस पे सेल तो कर ही रहे हैं, प्लस सेलर जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगातार 3 बेयर कैंडल के बाद में अगर मार्केट रिवर्स होती भी है तो एक सेकंड लेग नीचे जाएगी। मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था 10 बार 2 लेग का, पहले क्लास में बताया था। तो ये तो पहला लेग है, तो बेयर इस बात पे बेट कर रहे हैं कि इसका दूसरा लेग बनेगा ही बनेगा। तो बेयर क्या करेंगे कि क्लोजिंग के अलावा जो है, बेयर क्लोज के अलावा जो है बुल क्लोज को भी सेल करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि इसका सेकंड लेग बनेगा ही बनेगा। ये तो पहला लेग है, पुल बैक सेकंड लेग बनेगा, तो वो यहाँ भी सेल करेंगे, यहाँ भी सेल करेंगे, और जब पुल बैक आने लगेगा तो ज्यादातर लोग यहाँ सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन का, वो बिना इंडिकेटर का प्राइस एक्शन असल में मार्केट में हो क्या रहा है, यहाँ मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। एक बार फिर से मैं समराइज कर दूं उसको बहुत ही फास्ट, कि यहाँ पर जब एक बुल रैली शुरू होती है तो एक एल्गोरिदम रन करना शुरू करता है जिसको कहते हैं बाय द क्लोज बुल ट्रेंड, यानी कि हर कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे बाय करना लोग शुरू करते हैं। जिसने सबसे टॉप पर बाय किया है वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बोले कह रहे यार मैंने बाय किया और मार्केट नीचे चली गई। तो जिसने भी यहाँ पे टॉप पर बाय किया है वो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट प्राइस लगाएगा। तो जिसने बाय किया है वो एग्जिट प्राइस लगाएगा, तो वो सेल करेगा। प्लस सेलर जो है वो इसी ताक में बैठा हुआ है कि बुल जो है वो सेल करना शुरू करे, तो बेयर जो है वो तो ऐसे भी सेल करेंगे तो मार्केट को वो नीचे की तरफ खींच सके। तो जब मार्केट जैसे नीचे गिरनी शुरू हुई, क्योंकि बुल भी सेल कर रहे हैं, बेयर भी सेल करना शुरू किए, तो बेयर जो है क्लोज प्राइस पे यहाँ सेल किए, यहाँ सेल किए, और बेयर को पता है कि अगर लगातार 3 बेयर कैंडल बनी है, अगला पुल बैक अगर होता है तो अगला अगर बुल ट्रेंड की शुरुआत होती है तो वो फेल होगा, सेकंड लेग बनना ही बनना है। तो जैसे ही सेकंड लेग की उम्मीद में क्या करेंगे कि बुल क्लोज को भी वो लोग सेल करना शुरू करेंगे, तो यहाँ भी सेल करेंगे, यहाँ भी सेल करेंगे, और फिर तो सेलिंग कंटिन्यू हो गई और मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो इस चार्ट में प्राइस एक्शन को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि प्राइस एक्शन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और प्राइस एक्शन क्यों काम करता है। देखिए, जो प्राइस एक्शन है वो जेनेटिकली बेस्ड है। असल में होता क्या है कि हम जो इंसान है, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये फिलोसफी की बात है, लेकिन आपको ये पता है कि इंसान चाहे एशिया का हो, अफ्रीका का हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का हो, इंसान की जो बेसिक जो फितरत है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। उसको पता है कि अगर आग देखेगा, अगर बहुत पहले जमाने में जब इंसान आग देखता था तो वो डरता था, जब उसको प्यास लगती थी तो पानी की तरफ जाएगा। तो इंसान का जीन्स इस तरह से बना हुआ है कि इंसान जो है एक पर्टिकुलर तरह की हरकत करता है, राइट। खतरा आने पे आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो इस प्राइस एक्शन जो होता है वो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान का जो बेसिक बिहेवियर है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। जब तक ये दुनिया है तब तक इंसान का बेसिक जो बिहेवियर है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि इंसान का जो जीन्स है वो बदलने वाला नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा कि प्राइस एक्शन जो है वो जेनेटिकली बेस्ड है, ये इंसान का जीन्स है। जब तक इंसान का जीन्स जो है चेंज नहीं होगा तब तक जो है प्राइस एक्शन की थ्योरी भी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे जीन्स के थ्रू आती है, और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो जो रिफ्लेक्शन है उसके जीन्स का। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अभी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं कि जब से स्टॉक मार्केट बनी है या जब से ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक प्राइस एक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। जो लोग पुराने हैं उनको उनको मैंने बताया था कि अगर आप 1920 का, 1930 का, 40-50 का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड का चार्ट देखेंगे और अभी का चार्ट देखेंगे तो दोनों में फर्क नहीं लगेगा। चाहे चाहे विश्व युद्ध फर्स्ट चाहे विश्व युद्ध सेकेंड,
का चार्ट देखिए उस वक्त का, और चाहे 2020 का 2022 का चार्ट देखिए, दोनों में क्या स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी इंसान ट्रेड करते थे, उनकी थ्योरी वही थी, आज भी इंसान ट्रेड करते हैं, उनकी थ्योरी वही है। अभी मैं आपको अगले स्लाइड में इसको मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो प्राइस एक्शन क्यों इतना सक्सेसफुल होता है? क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो जेनेटिकली बेस्ड होता है। इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए आप, ये चार्ट है, ये अगर इस चार्ट का नाम मैं हटा दूं कि कौन सा चार्ट है तो आप नहीं समझ पाएंगे। वैसे ये जो चार्ट है ये है यूएस के मार्केट का चार्ट है, और एक कैंडल, यहाँ पे तो कैंडल दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया हुआ ये चार्ट है। हर कैंडल जो है एक मंथ के ट्रेडिंग को दिखाता है, यानी कि ये मंथली चार्ट है ये, ठीक है। और ये शुरू कहां से होता है? अगर यहाँ से देखें तो 1929 से शुरू होता है, और ये 2020 तक का चार्ट है ये, ठीक है। ये प्रिंट आउट मैंने लिया हुआ है। तो ये देखिए, ये चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए, और आप जो है ऐसे ही स्क्रॉल कीजिए आजकल के चार्ट पे, और 1 मिनट का कैंडल लगा दीजिए, तभी भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, यही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, स्ट्रक्चर आपको वही दिखेगा। प्लस जो है अभी का चार्ट देखे या आज से 100 साल पुराना चार्ट देखे, आपको स्ट्रक्चर वही दिखेगा। और अभी का चार्ट देखे, अगले 100 साल बाद जो चार्ट आने वाला है उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर चेंज होने वाला नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं होगा तो इंसान का जो ट्रेड करने का तरीका है, जो थिंकिंग है, वो चेंज नहीं होगा। और जब वो चेंज नहीं होगा तो सेम तरह से ट्रांजैक्शन होगी, सेम तरह की कैंडल बनेगी, सेम तरह का प्राइस एक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या था, ये 1929 पे मार्केट टॉप पे थी, उसके बाद सीधा क्रैश आया, आपको दिख रहा है यहाँ पे सीधा क्रैश आया। क्रैश के बाद 50% का पुल बैक आया, 50% का पुल बैक आज भी आता है। उसके बाद मार्केट नीचे गई। जब ये नीचे गई तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे और लिखना चाहूंगा। जब यहाँ पे नीचे गई मार्केट, तो ये देखिए बिल्कुल चैनल बनाते हुए नीचे गई है, देखिए एक परफेक्ट चैनल मैं पेंसिल से नहीं खींच पाऊंगा, लेकिन ये देखिए चैनल बनाते हुए नीचे गई है, ठीक है। बेयर चैनल का मैंने बताया है पहले, ये शॉर्ट में ही बताया है, अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर बेयर चैनल है तो ये बुल फ्लैग बनता है, और इसका बुल ब्रेकआउट होता है 80% ऑफ द केस में, ठीक है। तो ये क्रैश, 50% का पुल बैक जो कि आज भी होता है, बेयर चैनल, और बेयर चैनल का ब्रेकआउट क्या आता है? बुल ब्रेकआउट, बुल ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। और जब ये बुल ब्रेकआउट हुआ तो बड़े ध्यान से देखिए कि ये टेस्ट क्या कर रहा है, पिछले लो को टेस्ट कर रहा है, और ये मंथली चार्ट पे हो रहा है, बड़े आराम आराम से हो रहा है, मंथली चार्ट पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आया तो बहुत सारे लेग बनाता है वो, आया 1 2, फिर यहाँ से डबल टॉप बना के नीचे आया। और ये देखेंगे, जब इसको बड़े गौर से देखेंगे, मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, तो ये क्या है? ये हायर लो है। ये वाला जो लो है वो ये वाला लो नीचे है, और ये वाला लो ऊपर है, यानी कि ये हायर लो है, ठीक है। तो एक मैं आगे जो जो बार बार जो मैं वर्ड यूज करता हूं वो मैं कहता हूं स्पाइक, पुल बैक। इसको, ये बहुत तेजी से नीचे आया तो इसको बोलेंगे स्पाइक। ये पुल बैक, वो भी 50% का। और ये चैनल, चैनल के बाद में बुल ब्रेकआउट, और बुल ब्रेकआउट के बाद में बिल्कुल ये टेस्ट क्या कर रहा है? बिल्कुल ब्रेकआउट का टेस्ट कर रहा है। जो जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहां पे ब्रेकआउट का टेस्ट हुआ, ये नीचे आया, उसके बाद ये क्या बनाया? हायर, ये हायर लो बनाया, ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। ये हायर लो बनाने के बाद में अब ये जो यहां से लेके यहां तक की जो मूव है, उसके 50% का पुल बैक यहाँ पे आया, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था कि इसके बाद में मार्केट को और नीचे आना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा, मार्केट ऊपर चली गई। और आगे मैं बताऊंगा कि इस तरह का जब मूव आता है और मार्केट जो है नीचे जाने के बजाय ऊपर चली जाती है, तो मेजर्ड मूव आता है, ये यहां से लेके यहां तक। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब निफ्टी 7,500 का डाउन लगाकर, पिछले साल 7,500 का डाउन लगाकर, और निफ्टी जो है ऊपर आने लगी थी, तो मैंने निफ्टी का टारगेट 17,500 का दिया था। तो मैंने किस बेसिस पे दिया था? वो इस बेसिस पे दिया था। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ जो है हिस्ट्री को देखते हुए मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी जो है, निफ्टी जब 10,000 पे थी, 9,500 पे थी, तब मैंने निफ्टी को कहा था कि भैया ये निफ्टी 17,500 के पहले नहीं रुकने वाली है। जब 12, 13, 14 पे आई तो लोग 17,500 कैसे चली जाएगी? मैंने कहा भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्राइस एक्शन कर रहा है। और वो प्राइस एक्शन वो मैंने कहाँ से रीड किया था? वो मैंने यहाँ से रीड किया था कि ये देखिए, ये बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त ये बेयर ट्रेंड है। 1929 का क्रैश अपने आप में जो है दुनिया में हमेशा लोग याद रखते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा भुखमरी आई थी, लोग बैंकरप्ट हुए थे, यूएस में और जापान में तबाही मची थी इस वक्त। और देखिए मार्केट अभी भी जबरदस्त बेयर ट्रेंड में है, और यहाँ पे लोग बेयर ट्रेंड ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग जो है स्टॉक मार्केट को वही मानते थे कि लोग यहाँ पे पैसा जो है गवाएंगे, सिर्फ पैसा बनाने की जगह मानते ही नहीं थे।
तो लोग यहाँ पे बेयर ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यही वो टाइम है जब वॉरेन बफेट जैसे लोग जो है ये मानते थे कि अब मार्केट अप ट्रेंड में वापस आ जाएगी, उन्होंने इन्वेस्ट किया, और बेयर जो है वो सेल की तरफ रहे, और जो बुल थे जैसे वॉरेन बफेट है या बाकी जो इन्वेस्टर है, वो उनको लगा था कि अभी ब्रेकआउट देगा तो उनका ये टारगेट होगा, क्यों? क्योंकि मेजर मूव है। तो 7,500 जो निफ्टी जब आया था 7,500 के इंडेक्स पे, तो वो गिरा गिरा था 12,500 से गिरा था, 12,500 से गिर के नीचे 7,500 पे आया था। तो मैंने यही मूव किया था कि ये यहाँ से गिर के यहाँ आया, यहाँ पे आया, वापस 12,500 आ गया, तो जितने पॉइंट ये गिरा था उतने पॉइंट ऊपर में जोड़ दो तो वो 17,500 के आसपास आ रहा था। तो 17,500 निफ्टी आ भी गई। देखिए पिछले बार भी आई थी, अब बिल्कुल ये जो है 50 अपना जो टारगेट को अचीव किया, फिर यहाँ से नीचे आ गई, फिर उसके आगे का चार्ट मेरे पास नहीं है, फिलहाल यहाँ तक का चार्ट है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो प्राइस एक्शन, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन था वही प्राइस एक्शन 2020 में भी था, और ये 1943 का प्राइस एक्शन है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस चीज को समझिए कि प्राइस एक्शन कभी चेंज नहीं होने वाला है। एक बार आपका प्राइस एक्शन आ गया तो किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ में आप ट्रेड कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। थ्योरी सेम रहती है, जब मंथली चार्ट में सेम थ्योरी है, और 1 मिनट के चार्ट में भी सेम थ्योरी होगी प्राइस एक्शन को रीड करने का। आपको मैं यूएस का चार्ट में मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो चीजें मैं बताऊंगा यही सब टॉपिक ट्रेडिंग का हिस्सा है, ट्रेडिंग सेशन का। इसी बेसिस पे आप आज भी ट्रेड करेंगे, और पिछले 100 साल से इसी सिस्टम पे ट्रेड होता आया है। ठीक है, प्राइस एक्शन इज सेम टुडे। वर्ल्ड वार 2 से लेकर ग्रेट डिप्रेशन से लेकर हमेशा से जो प्राइस एक्शन सेम रहा है वो चेंज नहीं होने वाला है, नहीं चेंज होगा। और उस वक्त एक अजीब बात यह है कि उस वक्त कंप्यूटर एल्गोरिदम नहीं था। आज तो कंप्यूटर एल्गोरिदम आप यूज करते हैं तो परफेक्ट प्राइस एक्शन बनता है, लेकिन उस वक्त ना कंप्यूटर था ना एल्गोरिदम था, फिर भी देखिए ये कितनी जबरदस्त तरीके से बिल्कुल वैसे ही मार्केट मूव करी है जैसे आज मूव करती है। तो ऐसा नहीं कंप्यूटर से या एल्गोरिदम के आधार से मार्केट कुछ दूसरे तरीके से मूव करना शुरू कर चुकी है, मार्केट आज भी वैसे ही मूव करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, एक बार फिर से एक बार शॉर्ट में मैं बता दूं कि चैनल मैंने दिखा दिया था आपको। ठीक है, उसके बाद फिर ये चैनल है, ये बुल चैनल है, आपको दिख रहा है बुल चैनल का क्या ब्रेकआउट, क्या होगा? बेयर ब्रेकआउट होगा। ये बेयर ब्रेकआउट हुआ, फिर ये क्या बना? हायर लो बना, फिर ये बुल चैनल बना, इसका बेयर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर से ये ट्रेडिंग रेंज बना दिया। उसके बाद मोस्ट ऑफ इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट हुआ होगा जो इस चार्ट का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सेम प्राइस एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा कि ये देखिए एक जो बात मैंने कही कि ऑल मार्केट्स और ऑल टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन सेम होता है, आपको मैं 3 चार्ट दिखाता हूँ, 1 2 3। ठीक है, इसमें एक रिलायंस का चार्ट है, एक निफ्टी का चार्ट है, एक यूरो यूएसडी का चार्ट है। आप बताइए कि इसमें से कौन किसका चार्ट है। मैं पहले बता देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट मैंने जो लिया है इसमें से एक, तीनों में से कोई एक जो है यूरो यूएसडी या फॉरेक्स का, एक रिलायंस का चार्ट है और एक निफ्टी का चार्ट है। कौन निफ्टी का है और इसमें से एक जो है ये 1 डे के टाइम फ्रेम में है, एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है और एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। कोई नहीं बता सकता है कौन कौन सा चार्ट है, किस टाइम फ्रेम का है, लेकिन प्राइस एक्शन देखिए तीनों में बिल्कुल सेम काम कर रहा है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि कौन कौन सा है एक बार। मैंने यहाँ लिखा है कि रिलायंस है, निफ्टी है, यूरो यूएसडी है, बताइए। कोई नहीं बता पाएगा। वैसे मैं बता दूं कि ये रिलायंस का डेली चार्ट है, ये निफ्टी के 5 मिनट्स का चार्ट का प्रिंट आउट है, स्क्रीनशॉट है, और ये यूरो यूएसडी 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन बिल्कुल सेम तरीके से काम कर रहा है। तो इतनी स्टोरी मैंने आपको इसलिए बनाई ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि प्राइस एक्शन सही में जो है हर टाइम फ्रेम में काम करता है, हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में काम करता है, और जो है पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, और आपको प्राइस एक्शन रीड करना आता है तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं प्राइस एक्शन के को अच्छे से समझाने के बाद में कि प्राइस एक्शन है क्या, मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूं जिसको हम कहेंगे पेन ट्रेड। पेन मतलब दर्द होता है। कौन सा, जब आप ट्रेड लेते हैं, स्पेशली जब आप बिगनर होते हैं, तो एक खास तरह का ट्रेड होता है जिसको हम कहेंगे पेन ट्रेड, और ऐसा कम होता है, ये लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है। इस तरह की चीजें बहुत कम होती है मार्केट में, वो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ।
अब देखिए ये मार्केट आपको दिख रही है, ठीक है, ये बुल ट्रेंड है बाय द, ये कौन सा है, ये बाय द क्लोज बुल ट्रेंड है। अगर एग्जांपल लीजिए यहां से मार्केट ऊपर चलना शुरू हुई है तो 2 बुल कैंडल के बाद में लोग कहेंगे चलो ठीक है बाय द क्लोज शुरू करते हैं, तो इसका क्लोज बाय किया, इसका क्लोज बाय किया, इसका क्लोज क्लोज क्लोज, जिसने इसका क्लोज बाय किया वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि अरे यार जैसे मैंने क्लोज बाय किया मार्केट नीचे चली गई। लेकिन मार्केट रिटेस्ट करने इस एरिया को आएगी, जैसे ही मार्केट जो है इस कैंडल के क्लोज प्राइस पे आई, फिर से कैंडल जो है यहाँ पर रुक गई, प्राइस यहाँ पर रुकी हुई है। अब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि चूंकि मार्केट ट्रेंड में चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है, ये पुल बैक है और पूरी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। और एज अ ट्रेडर मैं भी अगर ट्रेड करूंगा और यहाँ पे कोई बोले कि आपको ट्रेड लेना ही है, वेट नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा वेट नहीं कर सकते, आपको अभी ट्रेड लेना है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बाई बनता है, यहाँ पे लोग बाई करेंगे, आप भी रहेंगे तो यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि बुल ट्रेंड है, पुल बैक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, बेयर ब्रेकआउट जो है ऐसा हो कि यहां से बेयर ब्रेकआउट मिल जाए, ये बहुत कम चांसेस है, तो यहाँ पे सेल करना जो है बुद्धिमानी नहीं है। मैं आप लोग से भी ये खुद से आप लोग पूछिए कि अगर इतना जबरदस्त बुल ट्रेंड है, पुल बैक है और यहाँ तक मार्केट आ गई है, तो यहाँ पे सेल करना एक अच्छा जो है एक अच्छा जो है ट्रेड नहीं कहलाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुल ट्रेंड में है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जब कोई चीज बहुत ऑब्वियस होती है, अगर कोई चीज बहुत ऑब्वियस दिख रही है तो जरूरी नहीं है कि वो चीज हो। देखिए इसका परिणाम क्या होता है वो देखिए, ये मार्केट ऐसे जा रही थी और सारे कहें कि यहाँ पे बुल ट्रेंड है, यहाँ पे बाई करो बाई करो बाई करो, हुआ क्या, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये यहाँ के बाद में सीधा मार्केट ऊपर गई, आप बहुत खुश, जब मार्केट ये क्लोज, जब ये कैंडल बन रही होगी और आपने यहाँ पे अगर बाई किया तो बहुत बड़े प्रॉफिट में आ गए, ऑलरेडी लेते ही बहुत बड़े प्रॉफिट में आ गए। आप प्रॉफिट बुक कर पाते अगर आपने टेक प्रॉफिट का टारगेट नहीं लगाया है, तो मार्केट उसके पहले ऑलरेडी नीचे चली गई। ठीक है, तो आप जो बुल होते हैं वो बड़े परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बुल का कह रहे हैं मार्केट तो बुल ट्रेंड में थी और ये अच्छे प्रॉफिट में मैं था भी, और प्रॉफिट एकाएक मेरे हाथ से निकल गया, तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं लॉस बुक करूं। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे लॉस बुक करेंगे तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, कह रहे मैं सबसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में मैं हूं, मैंने ट्रेड यहाँ पे बाई लिया था, मार्केट ऊपर गई, प्रॉफिट बुक करने का चांस था, मैंने बुक नहीं किया, अब लॉस में आ गया है मेरा ट्रेड, तो क्या मैं लॉस बुक करूं यहाँ पे, नहीं मैं वेट करूंगा। ठीक है, इस तरह की थिंकिंग आती है जब आप नोविस ट्रेडर होते हैं, बिल्कुल नए नए जब ट्रेडिंग करते हैं, तो प्रॉफिट हाथ से निकल जाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है अपने आप पे। इसी तरह से जो बुल्स होते हैं यहाँ पे हेवली कमिटेड है कि नहीं भैया मार्केट तो ऊपर गई थी और अभी मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ आएगी। तो जो बुल जो यहाँ पे बाई किए हैं उनका लॉस बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और अगर वो यहाँ पर बुल यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो बुल मतलब बायर, अगर वो यहाँ पे एग्जिट एग्जिट करते हैं तो वो एक बड़े लॉस में यहाँ पर एग्जिट करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर जिसने ट्रेड नहीं लिया है, तो जो बेयर है वो भी बड़े गुस्से में रहेंगे, वो भी कहेंगे कि अरे यार जिन्होंने सेल नहीं किया है वो कहेंगे यार इतना अच्छा मौका था मेरे से, जो है मैंने जो है सेल नहीं किया, मैंने एंट्री नहीं ली, अगली बार अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सेल जरूर करूंगा। तो मैं अगर इस तरह की मूवमेंट अगर होती है, एक तो जो बुल है वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में है, और जो बेयर है वो कहेंगे यार मैंने ट्रेड लिया नहीं, जो ट्रेड नहीं ले पाए। तो अगर मार्केट पुल बैक लेती है, ऊपर की तरफ आती है, तो आपको पता है कि बेयर जो है वो सेल करेंगे, क्योंकि एक वो मौका मिस कर चुके हैं, मार्केट ऊपर आती है और एक और बेयर कैंडल बनाएगी, तो सेलर वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, और सेलर जो जिन्होंने सेल नहीं किया था वो जरूर सेल करना शुरू करेंगे वहां पे। और जो बुल है, जो मार्केट अगर ऊपर आती है, तो जो बुल है जो बिल्कुल अपनी सांसें रोक कर बैठे हुए हैं बहुत बड़े लॉस में, थोड़ा सा लॉस उनका कम होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा या छोटे लॉस में अगर आएगा, तो वो तुरंत एग्जिट करेंगे। तो बुल भी सेल करेंगे, बेयर भी सेल करेंगे, तो मार्केट फिर से नीचे जाएगी एक बार। तो मार्केट अगर ऊपर आती है तो 90% केस में क्या होगी, फिर से नीचे जाएगी, क्योंकि बेयर सेल करना शुरू करेंगे थोड़ा ऊपर आने पे, और बुल अपना लॉस बुक करेंगे, छोटा लॉस, तो वो भी सेल करेंगे। तो बुल भी सेल कर रहा है, बेयर भी सेल कर रहा है, तो मार्केट खुद ब खुद नीचे आएगी। अब मैं एक टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है सेशन तुरंत खत्म हो जाए तो आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा ट्रैप होते हैं। अब आप एक चीज बताइए कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पे आप बाई करते हैं और मार्केट नीचे चली जाती है तो आप ट्रेड हो जाते हैं, अगर मैं बाई करता हूं तो मैं भी तो ट्रैप होऊंगा, अगर कोई एफआई बाई करता है तो वो भी तो ट्रैप होगा।
तो ट्रैप सब होते हैं। अभी डिपेंड करता है कि ट्रैप जो है हुआ कौन है। अगर एक नया ट्रेडर ट्रैप होगा तो बड़ा अपसेट हो जाएगा, वो कहे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, वो ट्रैप होने पर उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको पता है मार्केट में हूं तो ऐसी बातें होंगी। जैसे किचन में खाना बना रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके हाथ से बर्तन छूटेंगे और नीचे गिरेगा, आवाज होगी, शोर होगा। वैसे ही प्रोफेशनल ट्रेडर जो है इस तरह के इवेंट में बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, खुद को नहीं कोसते हैं, वो बिल्कुल कूल, काम और कंपोज होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं, मैं एक आपको एक दूसरा एक स्लाइड के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा ट्रैप होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ट्रेड करते रहते हैं, लेकिन वो अपसेट नहीं होते हैं। वो ट्रेड को हैंडल करना जानते हैं, वो ट्रेड को मैनेज करना जानते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहा है कि लेफ्ट में क्या है। मान लीजिए किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज बन रहा है। तो जब ट्रेडिंग रेंज बन रहा है, उसको सेंस हो गया है कि ट्रेडिंग रेंज बन रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ब्रेकआउट के फेलियर पे बेट करेगा। उसको पता है कि ट्रेडिंग रेंज में क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग रेंज का कॉन्सेप्ट एक बार और यहाँ पर रिपीट कर दूं। मार्केट ऊपर नीचे करते रहती है, तो और मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में है, तो आपको पता है कि अगर ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ब्रेकआउट फेल होगा, क्योंकि मैंने रूल आपको बताया है कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट फेल। 10 में से 8 बार ब्रेकआउट अगर मिलता है ट्रेडिंग रेंज का तो वो फेल होगा। अगर नीचे का भी ब्रेकआउट देता है तो 10 में से 8 बार फेल होगा, 2 बार फेल नहीं होगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन 80% जो ब्रेकआउट होता है वो फेल होता है। ठीक है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, अगर उनको ऐसा आभास हो गया है उनको कि यार मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो वो क्या करते हैं कि वो ब्रेकआउट के फेलियर पे बेट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे बाय द क्लोज बुल ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे कि यहाँ पे जिसने बाई किया है वो अपना स्टॉप जो है इसके नीचे नहीं रखेगा। वो ये कहेगा कि चलो ठीक है, ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो ट्रेडिंग रेंज के पीछे का हिस्सा ढूंढेगा कि कहाँ पर ट्रेडिंग रेंज है। जब हम लेंगे लाइव मार्केट में, जब मैं बताऊंगा आपको, तब इस पे और ज्यादा फोकस करेंगे। अगर वो यहाँ पे बाई करते भी है, तो वो जब ये मार्केट पुल बैक लेके ऊपर आना शुरू करेगी तो वो और ज्यादा बाई करेंगे। और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इस एंट्री पे वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, और यहाँ पर जिसने जो उन्होंने ऐड किया है वहां पे वो प्रॉफिट बुक करेंगे। इस एक एंट्री में कॉस्ट टू कॉस्ट, सेकेंड एंट्री में वो प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन मैं फिर से बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कल से आप ऐसा ट्रेडिंग ना करने लगे कि आपने एंट्री ली और लॉस में जा रहे हैं तो और एवरेज किए जा रहे हैं। आप एवरेज तभी करेंगे जब आपके पास में कोई प्लान है, आपको पता है कि एग्जिट कब करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, कब तक आप एवरेज करेंगे, मैक्सिमम लॉस आप कितना ले सकते हैं। ये सब सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। देखिए, एवरेज जो होते हैं वो दो तरह के लोग करते हैं। एक समझदार लोग करते हैं जिनको पता होता है कि वो एवरेज क्यों करते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि एवरेज क्यों करते हैं, सिर्फ लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वो एवरेज कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि मैं एवरेज कर लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था कि एक बंदा था, उसने एक पेनी स्टॉक में 1 करोड़ रुपए डाल दिए थे। वो एवरेज करता गया करता गया करता गया, और एंड में जो है वो 1 करोड़ उसका 9 लाख रुपए से बचे हुए हैं, 91 लाख का वो लॉस में चल रहा है। वो गलती क्या की, वो बार बार एवरेज करता गया और उसको कब एग्जिट करना उसको पता ही नहीं था।